हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारे हिस्ट्री की क्लास 7th का आज 4 चैप्टर है। 2-3 चैप्टर और बाकी है, तो क्लास 7th की हिस्ट्री खत्म। बस 8 क्लास 8 का बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी जितने भी क्लासेस हैं वो डेली हो ही रहा है। 12 बजे आपकी ज्योग्राफी की होती है और 2 बजे हम अपना हिस्ट्री करते ही हैं। एक ही प्लेलिस्ट है, सीटेड दिसंबर 2023 एसएसटी के नाम से, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी की क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक ही प्लेलिस्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि आपको बार बार दूसरी प्लेलिस्ट देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सब कुछ एक प्लेलिस्ट में मेंशन किया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज का जो हमारा क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मुगल के बारे में हमको पढ़ना है। और आप देख सकते हो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि मुगल कौन थे, किस तरीके से जो है बाबर का, पानीपत का युद्ध, इन सभी से क्वेश्चंस हमेशा पूछा हुआ है। तो आज हम इसको डिटेल में करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बस एक चीज़ बोलूँगी कि 1000 लाइक्स का टारगेट हमारा अभी तक नहीं हुआ है। अगर आज हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको किसी भी तरीके के इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, आप ईमेल के द्वारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भेजती ही हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये मुगल है 16वीं से 17वीं शताब्दी। अब यहाँ पर बेसिकली ये तो पूरी कहानी है, बट एक बार मैं स्टार्टिंग का बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमको पढ़ना तो पड़ेगा कि आखिर में है क्या इसमें। देखो, मुगल 16 से 17वीं मतलब मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, 17वीं में मुगल ने पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता न रह सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये जो लाल किला आपको दिख रहा है ना, ये मुगल शासकों का निवास स्थान था, जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ से हमारे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो ये जो लाल किला है ये किस समय बना हुआ है? मुगल काल का है। ठीक है, तो यहाँ से हम मुगल काल के बारे में अब पढ़ेंगे। तो इतनी आपको थोड़ी सी स्टोरी समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सुनिए। सबसे पहले मुगल कौन थे, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है, मैं आपको बता रही हूँ कि मुगल जो है 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। तो अगर पूछा जाए कि मुगल जो है माता की ओर से किस वंश से थे, तो माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो मुगल जो है ना 2 महान वंश के थे, एक तो माता की ओर से, एक पिता की ओर से। तो माता की ओर से जब भी पूछेगा तो मंगोल शासक चंगेज खान, और अगर पिता की ओर से पूछेगा तो वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। तो पिता की ओर से वंशज कौन था? तैमूर था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तैमूर से कई बार पूछा हुआ है। और माता की ओर से मंगोल शासक, ये दोनों नाम प्लीज़ याद रखना। अब यहाँ पर देखो, परंतु मुगल अपने मुगल या मंगोल कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था, देखो ये लोग माता की ओर से तो मंगोल थे और पिता की ओर से ये तैमूर थे, बट ये ना अपने आप को मंगोल या फिर कि मंगोल वंश के हैं ये कहलाना इनको पसंद नहीं था, क्योंकि जो चंगेज खान था माता की ओर से, उससे जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसी वजह से। ठीक है, और ये अपने आप को ना, ये जो मुगल थे ये अपने आप को तैमूर कहलाने में काफ़ी प्राउड फील करते थे। इनको बड़ा गर्व महसूस होता था कि चल अच्छा हम जो है तैमूर वंश के हैं। क्यों? क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने, ये जो तैमूर वंश है उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए। तो अब आपको समझ में आया कि मुगल के कितने वंश थे? 2, एक मंगोल माता की ओर से और पिता की ओर से तैमूर ने क्या किया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तैमूर वंश ने। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपको एक स्टोरी समझ में आ गई कि आखिर में ये मुगल थे कौन। तो 2 वंशों से था, चल रहा था ये, मंगोल से और तैमूर से।
चलो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से मुगल, अब बाबर का नाम तो आएगा ही, आपको पता ही है। और प्रथम जो मुगल शासक था, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला मुगल शासक कौन था, तो वो था बाबर। इसका कार्यकाल था 1526 से 1530। इसने क्या किया था, 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। याद रखिएगा, जब इसने उत्तराधिकारी ये बना था तो इसकी उम्र सोचिए 12 वर्ष, और हम लोग 12 वर्ष में क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोग। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा भी हुआ है कि नीचे मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बाबर को जब उस पर आक्रमण हुआ तो उसके बाद इसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़ दी। पहला मुगल शासक बाबर था। अनेक वर्षों तक ये भटका, जो बाबर है बहुत समय तक भटका। उसके बाद इसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पानीपत का जो युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। याद रखिएगा कब, तो 1526 में। इसमें बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो बेसिकली इस 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला मुगल शासक बाबर था। इसकी लड़ाई जो है, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने हरा दिया था इसको और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। जो कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये मुगल फौज अभियान की फ़ोटो है। यहाँ पर देखिए, ये रहा मुगल फौज अभियान की फ़ोटो है। और ये आपको जो चित्र ये तीसरा दिख रहा है, 16वीं शताब्दी के युद्धों में ये जो तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो ये देख सकते हो आप, तोप और गोलाबारी का। और बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी, मतलब बाबर ने यहाँ पर इसको देखो काफ़ी अच्छे से यूज किया है, जो गोलीबारी है, तोप है इसका, 1526 में। चलिए अब देखो, हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो बाबर था, उसकी पहला मुगल वो था बाबर था, उसकी लड़ाई के बारे में आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या था कि उत्तराधिकार की कुछ मुगल की परंपराएं थी। ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ये जो मुगल थे ना, वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। ये ऐसा नहीं, ये ना एकदम विपरीत। ये क्या सोचते थे कि जो उत्तराधिकार होगा वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ठीक है, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? मतलब ये क्या करते थे, ये ना ज्येष्ठाधिकार में नहीं विश्वास करते थे। ये किस में विश्वास करते थे? सह्या दायाद में। मतलब कि सभी को क्या करेंगे, जो भी उनका शासन होगा, जो भी होगा, उसको उत्तराधिकार का विभाजन ये सभी पुत्रों में करते थे। ऐसा नहीं कि मेरा बड़ा बेटा है तो वही बनेगा, नहीं, सभी में कर देते थे। तो ये लोग ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, मुगल जो है ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ जो है कछवा की राजकुमारी थी, याद रखिएगा, और वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और शाहजहां की माँ जो है एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर की माँ कहाँ की थी और शाहजहां की माँ कहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है, चलिए अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। आप जानते ही हैं कि मुगल जो हैं उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने अपने इच्छा से जो है अपनी सत्ता को जो है दे दिया उनको, और मतलब वो स्वीकार कर लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली मुगल की, क्योंकि मुगल काफ़ी जो है पावरफुल हो गए थे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में जो है अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। जो राजपूत थे वो क्या किए, मुगल घरानों में अपनी बेटियों से शादी करा दिए, फिर उसके बाद से उनको एक अच्छा पद प्राप्त हुआ। परंतु कई जो राजपूत थे उन्होंने विरोध भी किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, इन्होंने काफ़ी समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, बट बाद में जब वो हार गए तो मुगल ने उनको काफ़ी रिस्पेक्ट तरीके से उनके साथ बिहेव किया और उन्हें उनकी जागीर को वापस कर दिया, पराजित करके। परंतु अपमानित न करने के बीच इन्होंने सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासक और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ये क्या करते थे ना कि लोगों को ऐसा नहीं कि हड़प लिया उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, नहीं, वो रिस्पेक्ट देते थे। इस तरीके से इनका जो एक फेम है ना वो धीरे धीरे बढ़ता गया कि अरे ये मुगल तो बुरे नहीं है, क्योंकि हम इनसे हारते हैं फिर भी ये हमारा जो सत्ता है वो लेते नहीं है, साथ में हमको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, उच्च पद देते हैं। तो इस तरीके से मुगल का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, देखिए ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि क्या है, बट आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है,
मनसबदार और जागीरदार क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह जो है वो मनसबदार कहलाए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनसबदार क्या है, तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर शाह। ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह भी याद रखिएगा, जिसको कोई सरकारी हैसियत मिलेगी, पद मिलेगा, उसी के लिए मनसबदार का यूज होगा। ठीक है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व ये निर्धारित किए जाते थे। ठीक है। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पद और वेतन किस पे निर्भर मतलब उसका निर्धारण कैसे होता था, तो वो होता था जात की संख्या पे। ठीक है। जो और मनसबदार क्या है, नौकरशाह। ठीक है। तो जो सैन्य उत्तरदायी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सब मनसबदार के बारे में स्टोरी सुनाई जा रही है। अब मनसबदार क्या करता था, अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। मतलब जो भूमि से जो एकत्र होता था ना, उसी को बोलते थे। मतलब जो मनसबदार का जो वेतन है, वो राजस्व जो हम एकत्रित करते थे भूमि के रूप में, वो पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। हमने पढ़ा था ना कल, इक्ता और मुक्ति। आप मुझे बताओ, कल वाले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इक्ता क्या है, मुक्ति क्या है। अब जिसने कल वाली क्लास देखी होगी वो मुझे अच्छे से बता पाएगा। परंतु जो मनसबदार हैं, यहाँ पर देखिए, मुक्तियों से भिन्न, इसीलिए हर दिन की क्लास देखना जरूरी है। परंतु जो मनसबदार हैं वो मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है। इनके लिए जो मनसबदार थे, इनके लिए राजस्व कौन एकत्रित करता था, उनके नौकर। अब यहाँ से अकबर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की हमने पढ़ा ना, मनसबदार का मतलब क्या है, नौकरशाह, जिनको सरकारी हैसियत या फिर पद प्राप्त होता था, उनको मनसबदार कहते हैं। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होती गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये बेसिकली मनसबदार के बारे में स्टोरी है कि किस तरीके से होता था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जब्त और जमींदार। मुगलों की जो आमदनी का प्रमुख साधन है वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगलों की जो आमदनी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती थी, तो जो किसान फसल पैदा करते थे उसी से उनको उसी के राजस्व से इनकी आमदनी सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है। अधिकतर स्थानों पर किसान जो है ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मतलब वो सभी के लिए जमींदार का ही प्रयोग करते थे, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो मध्यस्थ हो, चाहे कोई सरदार हो। ठीक है। अब अकबर का एक राजस्व मंत्री था, टोडरमल। याद रखिएगा, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। इसने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया, और इसी के आधार पर इसने प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया। ठीक है। इसने टैक्स लगा दिया कि हर फसल पे। उसके बाद से इसने क्या किया, जो प्रांत थे उसको राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई। ये कौन था, टोडरमल मंत्री था, राजस्व मंत्री। तो यही तो बनाएगा कि किस तरीके से राजस्व का कर लगाना है, प्राप्त कैसे करना है। और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। ठीक है, कि अलग अलग फसल से हमको ऐसे ऐसे टैक्स लेना है, इसको जब्त कहा गया। बट ये व्यवस्था थी ना, कभी काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या होता था ना कि लोग जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये घूस ले रहा है और ये जमींदार जो है इस किसान पर
जो है अत्याचार कर रहा है। अब ये कर लगा दिया गया, इससे क्या हुआ कि ये उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। अब देखो, जहाँ पर मुगल जो है प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करेंगे वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें होंगी, सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। बट ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब आप मुझे बताओ, हर जगह ये अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि गुजरात और जो है बंगाल में ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के जो जमींदार थे ना वो काफ़ी पावरफुल थे और ये क्या करते थे, विरोध कर देते थे इस चीज़ का। ठीक है, तो इस वजह से ये मुगल साम्राज्य को स्थायित्व को चुनौती दी। अब यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये देखिए, ये शाहजहाँ के राजकाल का एक पिक्चर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये भ्रष्ट अफसर जो है रिश्वत ले रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक अधिकारी जो है किसान को सजा दे रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें उस समय पे हुई थी, क्योंकि सबका जो है निरीक्षण कर पाना संभव नहीं था। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा किसने लिखा है, और आईने अकबरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि अकबर का दरबारी कवि का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। ये क्या किया, यह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। ठीक है, 3 जिल्दों में लिखा है, और इसका शीर्षक क्या है, अकबरनामा। तो याद रखिएगा, अकबर का दरबारी कवि का नाम है अबुल फजल, जो कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखा है। उसने 3 जिल्दों में लिखा है, जिसका शीर्षक का नाम है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अबुल फजल ने 3 जिल्द लिखा है उसमें से पहली जिल्द में किसका वर्णन किया गया है। तो पहली में है अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का है, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी का भी किसने लिखा है, अबुल फजल नहीं। तो ये तीनों जिल्द का आप याद रखिएगा। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें। मतलब आईने अकबरी में क्या लिखा गया है, जैसे कि फसल, पैदावार, कीमत, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है कि अकबर का दरबारी कवि कौन था, अबुल फजल। इसने क्या लिखा है, आईने अकबरी, और अकबरनामा शीर्षक में इसने 3 जिल्द दिया है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज का बयान है, दूसरी में घटनाओं का है, और तीसरी आईने अकबरी है। ये इतना पॉइंट प्लीज़ नोट कर लेना, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए, अब ये जहांगीर के दरबार का है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आखिर में जहांगीर का विवाह किससे हुआ था, नाम क्या था उनका नाम क्या था, कई बार पूछा है। तो देखिए, जो मेहरुन्निसा थी, 16 से 11 में जहांगीर से विवाह हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जहांगीर का विवाह किससे हुआ था, मेहरुन्निसा से, और उसे नूर जहां का खिताब मिला। मेहरुन्निसा को ही जहांगीर ने नूर जहां का खिताब दिया था। तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, नाम इनका असली था मेहरुन्निसा। नूर जहां जो है जहांगीर ने खिताब दिया था। तो नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रही हैं और उनको काफ़ी हेल्प की हैं, इसीलिए नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जहांगीर ने किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो अपनी बेगम मेहरुन्निसा, जिसको नूर जहां का खिताब मिला हुआ था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सुलह कुल जो है किसके शासनकाल में चला था, तो अकबर के। बस इतना याद रखना कि अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि आखिर में ये सुलह कुल की नीति किसकी थी, तो ये थी अकबर की थी। ठीक है, और ये क्या था, जहांगीर ने इसका वर्णन किया है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। अकबर के समय आपने देखा होगा कि सभी धर्म, सभी वर्ग को एक ही जगह था, सबको इक्वलिटी थी। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायी, तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई, यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति मतलब सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो अकबर के समय में सुलह कुल का मतलब यही था कि हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को एक ही जगह पर, मतलब वो सबको इक्वल मानता था। ठीक है, तो ये हो गया, आपने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद से हमारा ये नीचे का है, थोड़ा सा ही बाकी है।
अब देखो हम लोग मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या हुआ ये भी तो हमें पढ़ना है। देखो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। यहाँ पर सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों का वेतन के रूप में दिया जाता था। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि क्या सामाजिक असमानताएं दिखती थीं? यस, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। सोचो 8000 में से केवल 445 ही हैं मनसबदार जिनको अच्छा रैंक मिला हुआ था। ठीक है, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार किसान को लाभ होता था चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। तो देख रहे हो ना सामाजिक असमानताएं किस किस तरीके से है। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार अन्य वस्तु में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो यहाँ से जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ से कुछ भी आपका स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक है, कि जो 17वीं शताब्दी थी उस समय बहुत ज़्यादा सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती थी। जो काफ़ी अमीर थे वही जो है इसका लाभ उठा पाते थे, बाकी लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। और मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में सबसे ज़्यादा धन और संसाधन था जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, और जैसे जैसे मुगल जो है अपनी पतन की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हमने मुगल के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने बाबर, अकबर, जहांगीर इनके बारे में पढ़ा और कुछ फैक्चुअल चीज़ें जैसे कि 1526 का पानीपत, अबुल फजल, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बस कहानी है, कहानी नहीं है। इसलिए सीटेट का पेपर 2 लोगों से पास नहीं हो पाता है क्योंकि वो एनसीईआरटी को बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि क्या ही पूछेगा। जितनी बार पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको नए नए चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि मनसब, मंगोल, हमने तैमूर के बारे में पढ़ा, 2 वंशज थे मुगल के, एक तैमूर था एक मंगोल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नूरजहाँ कौन थी ये आप मुझे बताओ। अभी हमने पढ़ा मेहरुन्निसा को ही जहांगीर ने नूरजहाँ का जो है खिताब दिया था। ठीक है, ये सारी पीडीएफ में आपसे क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुलह कुल नीति किसकी थी? अकबर की थी। ठीक है, तो सहदायत क्या है? ज्येष्ठाधिकार। मुगल ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं करते थे, वो सहदायत में विश्वास करते थे कि जितने पुत्र हैं उन सभी में साम्राज्य का विभाजन कर दो। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। बस एक चीज़ याद रखना, अगर आप हर दिन पढ़ाई करेंगे तो ही जाकर आपको बाद में फ़ायदा होगा, क्योंकि एक दिन में आप सोचें कि पूरा 10 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी एक दिन में कितनी चीज़ों को याद रखेगा ये आप जानते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। क्लास तो डेली मिलती है तो एटलीस्ट इसी के लिए एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।